मैं डॉक्टर इरशाद अली खान, साचार राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना में कार्यरत हूँ। आज हम संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे और उसके आधारभूत जो निर्माण तत्व है उनका भी अध्ययन करेंगे, उसके उद्देश्यों का भी अध्ययन करेंगे। यानी कि जैसे कि प्रत्येक देश की विदेश नीति में विशेष रूप से उसकी कोई ना कोई विशेषता होती है, इसी प्रकार से अमेरिका की विदेश नीति भी, संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति भी हम जो देखते हैं उसके उद्देश्य दबावों का एक प्रतिबिंब है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं में अस्पष्ट होते हुए भी अमेरिका के लोग सदैव यह समझ लेते हैं कि वे संमार्ग पर हैं, यह वर्ती जॉर्ज वाशिंगटन से चली आ रही है। अमेरिकन इंडियन के अतिरिक्त संयुक्त राज्य अमेरिका के सभी लोग बाहर से आए हुए अज्ञात जातियों के हैं। उनकी विशाल जनसंख्या यूरोप से आई थी और अंतर्राष्ट्रीय तनाव के समय वे अब उस पुराने महाद्वीप से घृणा और प्रेम करते हैं, जिससे कि वे लोग नाता तोड़ चुके हैं। यूरोप न केवल उनकी सभ्यता की मातृभूमि है, वरन उनके अनुयायियों का लगभग आधा भाग बसता भी वहीं है। जब कभी यूरोप के विनाश का भय होता है तो अमेरिकी लोग चौकन्ने हो जाते हैं। जब कभी यूरोप पर संकट आता है तो अमेरिका में भी भारी राजनीतिक संघर्ष उत्पन्न हुए बिना नहीं रहता। ये कारण है कि ये कहा जाता है कि अमेरिकी पश्चिम की ओर मुंह करके जन्म लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति वहाँ के निवासियों के चरित्र, उनकी महत्वाकांक्षाएं और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति उनकी प्रतिक्रियाओं और वहाँ के राष्ट्रपति और कांग्रेस के संयुक्त प्रभाव पर आधारित है। अमेरिका की विदेश नीति किसी भी विदेश नीति की भांति वहाँ की जनता के ऐतिहासिक अनुभवों, भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक साधनों, सुरक्षात्मक तनाव, मानवीय स्रोत, जनसंख्या, वैदेशिक मामलों में कुशलता और राष्ट्रीय लक्ष्य और हित आदि पर आधारित है। अमेरिका विदेश नीति के कतिपय महत्वपूर्ण, जैसे कि भौगोलिक स्थिति में के बारे में कहते हैं। एक फ्रेंच राजदूत ने कहा था कि यह देश ऐसा भाग्यशाली है कि उत्तर और दक्षिण में तो इसकी सीमाओं पर निर्बल पड़ोसी बसते हैं और पूर्व और पश्चिम में मछलियाँ। यानी भौगोलिक स्थिति की दृष्टि से अमेरिका भाग्यशाली है, उसके पास प्राकृतिक संसाधनों का विपुल भंडार है। यानी प्राकृतिक संसाधनों के बारे में हम कह सकते हैं कि यदि आर्थिक आत्मनिर्भरता की शक्ति का एक तत्व है तो अमेरिकी आवश्यकता पड़ने पर सभी खतरों का सामना कर सकता है। खाद्यान्न उत्पादनों जो कि कभी गृह समस्या थी, आज अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। सुरक्षात्मक शक्ति के बारे में हम कह सकते हैं कि निर्बलता सुरक्षा का कोई विकल्प नहीं, उन नीतियों की अपेक्षा जो उच्च आदर्शों और ऊंची आशाओं पर आधारित होती है, शक्ति नीतियां अधिक सफल होती है। अमेरिका के लोगों का विचार है कि विदेश नीति को सैनिक कार्यक्रम द्वारा सहायता मिलनी ही चाहिए ताकि राष्ट्र को सुरक्षित रखा जा सके। मानवीय स्रोत के बारे में कह सकते हैं औसत अमेरिकी श्रमिकों का प्रति व्यक्ति आय जो उत्पादन अधिकार गैर पश्चिमी देशों के श्रमिकों के उत्पादन की तुलना में बहुत ऊंचा है। अमेरिका की विदेश नीति के निर्माण में इस प्रकार उसकी जनसंख्या के आकार और गुणात्मक विशेषता का महत्वपूर्ण हाथ है। गृह नीति और दबाव गुट, यानी कि गृह नीति और दबाव गुट का अमेरिका की विदेश नीति पर इतना प्रभाव पड़ता है कि अनेक बार अमेरिका की कार्यपालिका के लिए उसकी अवहेलना करना असंभव हो जाता है। अमेरिका की फिलिस्तीनी संबंधी नीति अल्पसंख्यक यहूदियों की मांग को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। धार्मिक और व्यापारिक संस्थाओं और तथा दूसरे सामाजिक संगठन भी विदेश नीति को अपने हितों के अनुरूप प्रभावित करते रहते हैं। संवैधानिक बंधन के बारे में हम कह सकते हैं जनतंत्रात्मक और संघीय प्रणाली वाला राष्ट्र होने के कारण अमेरिका की विदेश नीति को अनेक संवैधानिक संकटों का सामना करना पड़ता है। यानी कि राष्ट्रपति को, यानी संविधान और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों ने विदेश नीति के संचालन में केंद्र सरकार के हाथों को जकड़ दिया है। राष्ट्रपति को यदि विदेश नीति के संचालन की जिम्मेदारी दी है तो उसके युद्ध और संधि आदि के निर्णयों पर सीनेट का अंकुश लगा रखा है। दलगत सहयोग, यानी कि अमेरिका की विदेश नीति का निर्माण बहुत कुछ दलगत सहयोग और प्रशासनिक समन्वय पर निर्भर करता है। विदेश नीति के संचालन में उस समय बहुत कठिनाई अनुभव होती है जबकि राष्ट्रपति उस दल का नहीं होता है जिसका कि कांग्रेस में बहुमत होता है। यानी अभी हम वर्तमान में देख सकते हैं कि एक जो अमेरिका पहले जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे, जो CTBT के टाइम के बाद में, यानी अमेरिका राष्ट्रपति विदेश नीति के साथ साथ व्यापक परमाणु प्रतिशत निषेध संधि के भविष्य को एक बड़ा झटका उस समय लगा जब रिपब्लिकन के वर्चस्व वाले अमेरिकी सीनेट ने इसका अनुमोदन नहीं किया था। यानी 100 सदस्यों वाली सीनेट 13 अक्टूबर 1999 को इसकी पुष्टि के लिए हुए मतदान में सीनेट ने इसे 48 के मुकाबले 51 मतों से अस्वीकार कर दिया। संधि के अनुमोदन के लिए 2/3 मतों यानी 67 मत
का इसके पक्ष में होना आवश्यक था। राष्ट्रपति क्लिंटन ने संधि के अनुमोदन के लिए भारी प्रयास करते हुए इसके लिए सीनेटरों से अपील की थी। राष्ट्रपति पद के अपने मौजूदा दूसरे काल में इस संधि को ही उन्होंने अपनी विदेश नीति का प्रमुख मुद्दा बनाया था। विदेश नीति, जो अमेरिका की विदेश नीति है, उसका उद्देश्य हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा है। सबसे पहला अमेरिका की विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य इस प्रकार है कि इस प्रकार की व्यवस्था करना ताकि उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा पर किसी प्रकार की आंच ना आने पाए। इसलिए अमेरिका यूरोप, एशिया, अफ्रीका में शक्ति संतुलन बनाए रखना चाहता है। यूरोप में पश्चिमी जर्मनी, एशिया में जापान, पाकिस्तान का समर्थन उसकी इसी आवश्यकता पर आधारित रहे हैं ताकि सोवियत संघ और साम्यवादी शक्तियों के विरुद्ध शक्ति संतुलन स्थापित किया जा सके। जनतंत्र की रक्षा, अमेरिकी जनतंत्र के प्रबल समर्थक हैं। प्रथम महायुद्ध उसने जनतंत्र की रक्षा के लिए लड़ा था। द्वितीय महायुद्ध के समय रूजवेल्ट ने अमेरिका का उद्देश्य हिटलर की तानाशाही को नष्ट करना और संसार में प्रत्येक स्थान पर 4 स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, अभाव से स्वतंत्रता और भय से स्वतंत्रता की स्थापना करना बताया। साम्यवाद का अवरोध किया, यानी द्वितीय महायुद्ध के बाद अमेरिका ने साम्यवाद के बढ़ते हुए प्रसार को रोकने का दृढ़ संकल्प ले रखा था। चेस्टर बॉल्स के शब्दों में, युद्ध के बाद मुख्यतः अमेरिका कूटनीति साम्यवाद को उसके विस्तारशील सोवियत और चीनी रूपों में विशाल रूस और चीनी सीमा के चारों ओर शक्ति की स्थितियां उत्पन्न करके रोक के रखने की रही है। तनाव कम करना, यानी कि सोवियत संघ और अमेरिका दोनों ही पारस्परिक तनाव को कम करने की चर्चा करते रहे। दोनों ही एक दूसरे के तनाव को बढ़ाने का आरोप लगाते रहे। अणु परीक्षण प्रतिबंध संधि 1963, परमाणु अप्रसार संधि 1968, साल्ट प्रथम और द्वितीय समझौते और INF 1987, स्टार्ट 1991, 1993 पर दोनों महाशक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने से इस विचार का समर्थन मिलता है कि अमेरिका सोवियत संघ एवं रूस के साथ अपने तनावपूर्ण संबंधों को सुधारना चाहता है। विश्व शांति के बारे में डलेस ने कहा है कि 1955 में कहा था कि हमारी विदेश नीति का व्यापक लक्ष्य संयुक्त राज्य के लोगों को शांति और स्वतंत्रता को सुख भोगने का अवसर प्रदान करता है। नई विश्व व्यवस्था का निर्माण करना, यानी कि सोवियत संघ के अवसान और सोवियत संघ और पूर्व यूरोप में साम्यवाद के पतन के बाद राष्ट्रपति बुश ने नई विश्व व्यवस्था के निर्माण का उद्देश्य घोषित किया। यह ऐसी विश्व व्यवस्था होगी जिसमें अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्रीय ध्रुव होगा, दुनिया में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ीकरण होगा और संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णय अमेरिकी विदेश नीति के उद्देश्यों के अनुरूप होंगे। आज संयुक्त राज्य अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र ध्रुव है। वह विश्व की एकमात्र महाशक्ति, उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता, उसे कोई ललकार या चुनौती नहीं दे सकता। उसके पास परमाणु अस्त्रों की ही प्रचंड शक्ति नहीं, उसके पास आर्थिक क्षमता भी अत्यधिक है। इस समय विश्व की आय का 1/3 हिस्सा अमेरिका में उत्पन्न हो रहा है। अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा आयातक है। विश्व व्यापार का 5वां हिस्सा अमेरिका से होता है। अमेरिका की भूख इतनी अधिक है कि विश्व के अधिकतर देश अपने बाजार में अपने निर्यातों के लिए अमेरिका पर निर्भर हो चुके हैं। इंटरनेट आदि के तकनीकी आविष्कारों से वहाँ की पूंजी बाजार में तेजी आई है। विश्व की पूंजी अमेरिका की ओर दौड़ रही है। डॉलर की मांग बढ़ रही है, डॉलर महंगा हो रहा है। डॉलर के दृढ़ होने से दूसरे देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार को डॉलर में रखने पसंद करते हैं। इससे डॉलर को विश्व मुद्रा की संज्ञा मिल गई है। डॉलर की ताकत से अमेरिका का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र पर दबाव बढ़ता जा रहा है। ये संस्थाएं अमेरिका के इशारे पर कार्य करने लगी हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाएं भी उसकी मुट्ठी में है। आतंकवाद का उन्मूलन, यानी 11 सितंबर 2001 से पूर्व अमेरिका विश्व में उग्रवाद को रोकने के लिए नाटकीय वक्तव्य ही देता रहा। भारत जैसे देशों में आतंकवाद निर्दोष लोगों की देह तक को झुलसाता रहा। अमेरिका शाब्दिक संवेदना प्रकट करके अलग खड़ा होता रहा। भारत द्वारा ठोस सबूत पेश करने के बावजूद पाकिस्तान को आतंककारी देश घोषित करने को अमेरिका तैयार नहीं हुआ। विश्व व्यापार केंद्र और पेंटागन पर हमला पहली बार अमेरिका पर सीधा आतंककारी हमला था। अब अमेरिकी राष्ट्रपति कहते हैं कि यह हमारे देश के खिलाफ युद्ध की कार्रवाइयां हैं, यानी कि यह छद्म युद्ध है, यानी इस युद्ध को जीतने के लिए अमेरिका कृतसंकल्प है।
अमेरिका ने बदले की कार्रवाई के लिए विश्वव्यापी समर्थन जुटाने का राजनयिक प्रयास शुरू किया। अमेरिका के अनुसार आतंकवादी हमले अमेरिका के खिलाफ युद्ध नहीं बल्कि यह युद्ध समूची सभ्यता के खिलाफ है। अमेरिका की विदेश नीति की विशेषताओं के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहला हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका की विदेश नीति साम्यवाद का अवरोध था। द्वितीय महायुद्ध के बाद साम्यवाद का अवरोध अमेरिका विदेश नीति की आधारभूत विशेषता रही है। साम्यवाद के अवरोध की नीति का अर्थ जहां कहीं साम्यवादी सोवियत संघ दबाव का प्रयोग करता है वहां संयुक्त राज्य अमेरिका प्रति दबाव का प्रयोग करेगा। जॉर्ज अल के शब्दों में सोवियत संघ नाजी खतरे से भी अत्यधिक बड़ा खतरा है। अमेरिकी विदेश नीति के अन्य सभी तत्वों द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सुरक्षा संधि, सैनिक संगठन, विदेशों में सैनिक अड्डों की स्थापना, शस्त्रों की होड़ आदि साम्यवाद के अवरोध की नीति के परिणाम थे। चार्ल्स लर्च के अनुसार संयुक्त राज्य ने प्रत्येक सोवियत विस्तारवादी कार्य के मार्ग में विघ्न डालने का निश्चय किया। विश्व के किसी भी भाग में जहां सोवियत संघ और चीन अपना साम्राज्य फैलाना चाहते थे वहां संयुक्त राज्य विरोध करने के लिए कृतसंकल्प था। इस नीति के क्रियान्वयन ने अमेरिका को यूरोप में सैनिक संधियां करने के लिए, अफ्रीका में संयुक्त राष्ट्र की कार्रवाई का समर्थन करने के लिए, संयुक्त दक्षिण पूर्वी एशिया में खुले तौर पर युद्ध करने के लिए, लैटिन अमेरिका में विशाल स्तर पर दीर्घकालीन विकास सहायता योजनाओं का उत्तरदायित्व वहन करने के लिए प्रेरित किया है। प्रत्येक मामले में साम्यवादी विस्तार को निरुत्साहित करने की भावना एक स्थायी तत्व है। सैनिक संधियों की नीति बनाई अमेरिका ने सोवियत संघ का अवरोध करने के लिए सैनिक संधि और मैत्रियों का निर्माण किया। इनमें प्रमुख है रियो संधि, नाटो संधि, एंजस संधि, सीटो संधि, बगदाद पैक्ट जिसे हम सेंटो संधि आदि नाम देते हैं। लैटिन अमेरिकी राज्यों के साथ 1947 में अमेरिका ने रियो संधि पर हस्ताक्षर किए। आज इस संधि का व्यवहारिक रूप अमेरिकी राज्यों का संगठन OAS है। 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप के कतिपय देशों के साथ नाटो संधि पर हस्ताक्षर किए। दक्षिण पूर्वी एशिया और दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर क्षेत्र को साम्यवाद से बचाने के लिए 1957 में मनीला शीटो संधि पर हस्ताक्षर किए गए। 1951 में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका ने एंजस समझौते पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका ने जापान, ताइवान, पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय संधि की। इसके अतिरिक्त यूरोपीय राष्ट्रों को सैनिक शक्ति को बढ़ाने के लिए 25 जुलाई 1949 को पारस्परिक प्रतिरक्षा सहायता कार्यक्रम को शुरू किया गया और 1951 में पारस्परिक सहायता सुरक्षा कानून बनाया गया। शीत युद्ध के अंत के बाद भी अमेरिका नाटो के विस्तार के लिए कृतसंकल्प है। अमेरिका पहल पर ही पूर्वी यूरोप के 3 प्रमुख देशों पोलैंड, हंगरी और चेक गणराज्य को इस संगठन में शामिल कर लिया गया है। विदेशी आर्थिक सहायता की नीति यानी कि विदेशी आर्थिक सहायता अमेरिकी विदेश नीति का अभिन्न अंग है। विदेशी आर्थिक सहायता कार्यक्रम के कई मुख्य उद्देश्य थे। आर्थिक सहायता द्वारा राष्ट्रों को आत्मनिर्भर बनाना, आर्थिक और तकनीकी सहायता देकर साम्यवाद के खतरों को टालना, आर्थिक और सैनिक सहायता द्वारा विदेशों में पारस्परिक महत्व की सुविधाओं, सैनिक अड्डों, बंदरगाहों आदि की सुविधा प्राप्त करना। द्वितीय महायुद्ध के बाद अमेरिका ने आर्थिक और तकनीकी सहायता के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए, जैसे उदार पट्टा कार्यक्रम, यानी इसके अंतर्गत दी जाने वाली अमेरिका आर्थिक सहायता की कुल राशि 1945 तक 49.1 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई थी। सहायता प्राप्त करने वाले देश थे ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और चीन। मार्शल योजना के तहत अंतर्गत यूरोप के 16 राज्यों को 1948 से 1952 की अवधि में 20 अरब डॉलर की सहायता देना स्वीकार किया गया। इसका उद्देश्य यूरोप के राष्ट्रों को साम्यवाद से बचाना था। 4 सूत्रीय कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने 20 फरवरी 1949 को कांग्रेस के समक्ष प्रस्तुत किया। इसका मूल उद्देश्य अल्प विकसित राष्ट्रों को अमेरिकी तकनीकी सहायता की सुविधाएं उपलब्ध कराना था। अंतर्राष्ट्रीय विकास योजना ने 1961 में विदेशी सहायता अधिनियम के अंतर्गत इससे राष्ट्रपति केनेडी ने शुरू किया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने वाले देश मुख्यतः एशिया के राष्ट्र थे। प्रगति के लिए मैत्री ये योजना लैटिन अमेरिका राज्यों के विकास के लिए बनाई गई थी। मानव अधिकारों का समर्थन, यानी कि मानव अधिकारों का समर्थन के बारे में हम कह सकते हैं कि द्वितीय महायुद्ध के बाद भी अमेरिका ने आसपास का दखल का सिलसिला जारी रखा। 1983 में ग्रेनेडा में और 1989 में पनामा में दखल दिया। अमेरिका ने 1965 में डोमिनिकन गणराज्य में दखल किया
और तत्कालीन राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन ने वहाँ 14,000 नौसैनिक भेजे। उन्होंने अपने इस आदेश को यह कहते हुए जायज़ ठहराया था कि डोमिनिकन गणराज्य में उन्हें अमेरिकी नागरिकों की रक्षा करनी है। राष्ट्रपति जॉनसन ने यह दावा किया था कि दखल का मकसद डोमिनिकन में साम्यवाद स्थापित करने से रोकना है। अमेरिकी सैनिक 1966 में वहाँ से लौट गए थे। ग्रेनेडा में 25 अक्टूबर 1983 को अमेरिका के 1900 सैनिक उतारे गए थे वहाँ पर। सितंबर 1994 में अमेरिका लोकतंत्र बहाली के नाम पर अमेरिकी सेनाएं हैती की राजधानी पोर्ट ऑ प्रिंस के नागरिक के विमानतल पर उतारी। वैसे अमेरिकी हैती में पहले भी दखल कर चुका था। अमेरिकी नौसैनिक जुलाई 1915 में हैती में उतरे थे। उस समय वहाँ गंभीर राजनीतिक उथल पुथल और वित्तीय संकट था। अमेरिकी सैनिक 1934 में वापस आए थे। उस समय अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने हैती की संविधान का प्रारूप तैयार करवाया था। हैती का वित्तीय नियंत्रण 1947 तक अमेरिका के हाथों में ही रहा था। विकासशील देशों पर दबाव बनाए रखने की नीति। विकासशील देशों पर भी दबाव बनाए रखने की नीति अमेरिका की विशेष रणनीति में से थी। जैसे कि जो भी अमेरिका के दबाव के कारण भारत ने क्यूबा को चावल नहीं बेचे, ईरान को परमाणु रिएक्टर बेचने संबंधी प्रस्ताव पर अमल नहीं किया, मध्यम दूरी के प्रक्षेपास्त्र अग्नि का परीक्षण कुछ समय तक स्थगित किया। अमेरिकी भारत पर नियंत्रित दबाव डाल रहा है, वह परमाणु अप्रशासनिक CTBT पर हस्ताक्षर कर दे, ऐसा स्थिति बनाई और इसके तहत उन्होंने हस्ताक्षर किए कुछ नियम के तहत। एशिया प्रशांत क्षेत्र में विशेष दिलचस्पी अमेरिका की रही और 21वीं सदी एशिया की सदी के नाम से लगाया जाना अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसा यूरोप अमेरिका का सहयोगी न होकर प्रतिद्वंदी हो गया है। यानी कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बनाए रखने के लिए राष्ट्रपति क्लिंटन ने 1993 में अमेरिका के प्रशांत तटवर्ती नगर सिएटल में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग के 15 देशों का शिखर सम्मेलन आयोजित किया। क्लिंटन ने कहा था कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में हो रहे आर्थिक विस्फोट हमारे लिए चिंता का विषय है। भय यह है कि रोजगार और बेरोजगार दोनों एशिया के देश छीन ले जाएंगे। हम नहीं चाहते कि एशिया में विकास से होने वाले लाभ से वंचित रहें, हम वंचित रहें, आर्थिक विकास से वंचित रहें। ना तो यह उचित होगा हमारे लिए, ना ही ये दूरगामी हित में हमारे लिए रहेगा। यानी कि अकेले चीन और जापान के साथ अमेरिका 70 अरब डॉलर के घाटे में चल रहा है, जो अमेरिका के कुल व्यापारिक घाटे के 1/3 के बराबर। आतंकवाद को समर्थन या पनाह देने वाले देश अमेरिका का दुश्मन माना जाएगा। 21 सितंबर 2001 के बाद में जैसे अफगानिस्तान पर आक्रमण किया और अफगानिस्तान में जो तालिबान थे उनको खदेड़ा, उसके बाद में कई अन्य देशों में भी आतंकवादियों को हटाने के लिए प्रयास किया इन्होंने। आज से तो उपग्रही राज्यों की स्थापना की नीति अपनाई। उपनिवेशवादी तकनीक का सहारा लिए बिना वह वैश्विक साम्राज्य की स्थापना का प्रयत्न कर रहा है अमेरिका। और वैश्विक साम्राज्य की स्थापना के लिए वह आश्रित, डिपेंडेंट और उपग्रही सैटेलाइट राज्यों की स्थापना और सैनिक हस्तक्षेप, आर्मर्ड इंटरवेंशंस की नीति पर चल रहा है। उसकी नीति दुनिया पर कब्जा करने की नहीं, वह जहाँ तहाँ युद्ध करता है, जैसे अफगानिस्तान और इराक में। उसके बाद मित्रतापूर्ण शासन की स्थापना करता है, वहाँ स्वयं वहाँ से हट जाता है। यानी कि इस प्रकार से इसकी रणनीतियाँ रही। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका जो अमेरिका का है, जैसे वर्तमान में चीन के प्रति जो रवैया रहा कोविड-19 का में, और उसके तहत राष्ट्रपति ने बहुत कुछ उसके बारे में कहा कि चीन में हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, परंतु चीन के सामने अमेरिका जैसे लगता है कि कमज़ोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। अमेरिका कोविड-19 को यानी कि चुनावी मुद्दा बना रहा था, परंतु वो नहीं बन पाया राष्ट्रपति। आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात हम आगे साम्यवादी चीन की विदेश नीति का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।